नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इट्स नॉट फेक में। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपके लिए लेकर आती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, खबरों के पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी 5 हेडलाइन से। पूर्वी लद्दाख पर भारत और चीन के बीच बढ़ी तनातनी, चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत तैयार। महाराष्ट्र में सियासी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आधिकारिक निवास पर सहयोगी पार्टियों की हुई बैठक। कोरोना पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने लगाए एक दूसरे पर राजनीति करने के आरोप। मजदूरों के रोजगार, सरकार की यू टर्न, दूसरे राज्यों में मजदूरों के लिए नहीं लेनी होगी इजाजत। और ट्विटर ने दी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी, ट्रंप के कुछ ट्वीट फैक्ट चेक के लिए किया गया फ्लैग। आपको एक एक करके बताऊंगी, उसके पीछे का विश्लेषण करूंगी, उसके पीछे का सच बताऊंगी। और शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से। भारत और चीन में एक बार फिर तनातनी हो गई है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तरह से मन बना लिया है। चीन के खिलाफ कूटनीतिक के साथ ही रणनीतिक प्लान भी तैयार है। सेना के आला अधिकारी इसको लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं और सीमा पर हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। इसी को लेकर कल प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ एक बैठक भी की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर आपको ध्यान हो तो कल 2-3 घंटे ये मीटिंग चली थी, जिसमें कि अजीत डोवल, बिपिन रावत और भी सारे जो सेना के अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे। और वहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही थी कि ये जो एक तरीके का स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको लेकर क्या किया जाए, किस तरीके की तैयारी की जाए। अब ये जो पूरा स्टैंड ऑफ है ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। इनफैक्ट मई 10 से, यानी कि 10 मई से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके जो इंडियन टेरिटरी है उस पर 2 से 3 किलोमीटर अंदर भारत की भूमि पर आ चुके हैं। तो इसको लेकर एक बिल्डअप हो रहा है। लेकिन चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, इसका भी एक कारण है। अब चाइना की अगर हम बात करें तो जब भी भारत अपनी सीमा के विदिन, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विदिन अगर किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, जैसा कि यहाँ पे कर रहा था भारत, एक रोड है जिसको हम दौलत बेग ओल्डी रोड बोलते हैं, वो एक तरीके का ब्रिज है जो भारत बना रहा था। और चाइना को इसमें प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि अगर भारत ये ब्रिज बनाने में कामयाब हो जाता है, इस ब्रिज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो भारत इसमें अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रेंथन कर लेगा और वहाँ पर उसका एक्सेस बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि चाइना ये चीज़ नहीं चाहता है। तो समय समय पर सीमा का उल्लंघन, चाइनीज़ इंट्रूजन, इस तरीके की खबरें बार बार आती रहती हैं। अगर आपको डोकलाम का इंस्टेंस याद हो तो 2017 में डोकलाम में भी इसी तरीके का इंकर्जन देखा गया था, जब भारत की जो सेना है वो वहाँ पर 73 दिन लगातार वहाँ पर बनी हुई थी और उस चाइनीज़ ट्रूप्स को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा। तो कुछ इसी तरीके की स्थिति कल की जो इमरजेंसी बैठक हुई थी उस मीटिंग में क्या एग्जैक्टली निकल कर आया। लेकिन उस मीटिंग के बाद आज जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उनके जो बयान आ रहे हैं उसमें खासा चेंज नज़र आ रहा है। अब आप देखिए उन्होंने क्या बोला है। अभी तक चाइना जो मसल फ्लेक्सिंग कर रहा था वो ये दिखा रहा था कि नहीं, वो डोमिनेट करना चाह रहा है वो पूरा एरिया जो सिक्किम का है, लद्दाख का है, पैंगोंग लेक के पास ये चाइनीज़ इंकर्जन जो रिपोर्ट हुआ है 20-22 दिनों से ये खबर चल रही है। तो इसको लेकर जो तनातनी चल रही थी, इस पर अचानक से आज चाइना का स्टैंड चेंज हुआ है और उसका सीधा नतीजा जो कल की प्रधानमंत्री की मीटिंग है उससे लगाया जा रहा है। उस मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन जो चाइनीज़ फॉरेन स्पोक्सपर्सन के जो तेवर हैं वो बिल्कुल मिजाज उनके बदले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा है कि both countries now have a mechanism and a communication channel through dialogue and consultation। यानी कि अब डायलॉग और कंसल्टेशन की बात हो रही है कि दोनों भारत और चीन के पास डायलॉग करने का, यानी कि संवाद करने का एक मैकेनिज्म है। और वुहान और मल्लापुरम स्पिरिट, यानी कि जब ये इनफॉर्मल समिट्स वुहान में और मल्लापुरम में जब हुई थी तो उनका हवाला चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री इस समय दे रही है और ये कह रही है कि नहीं, वो संवाद से ये सारी बातों को सुलझाएंगे। तो भारत ने एक तरीके से, अगर आप इसे डिप्लोमेटिक मैसेजिंग, अगर उसकी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भारत
एक मल्टी मैसेजिंग कर रहा है। उसने ये बता दिया है कि उसे किसी भी देश की मध्यस्थता इस समय नहीं चाहिए, भले कोरोना की महामारी का एक दौर हो, लेकिन जहां तक डिप्लोमेटिक लड़ाई है, जहां तक स्ट्रैटेजिक लड़ाई है, जहां तक मिलिट्री स्टैंड ऑफ की बात आती है, तो भारत अपने आप में सक्षम है। तो भारत ने ये बता दिया कि वो अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस इस समय खुद ढूंढ सकता है और वो किसी भी देश के साथ इस समय खिंचना नहीं चाहता। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि खबर आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत और चीन का जो स्टैंड ऑफ है उसके बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। और आज डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट एक ऐसे टाइम पर आया है जब आर्मी कमांडर्स की एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस इस समय शुरू हुई है। आज बुधवार है, अब ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन चलेगी। इस पे पूरी रणनीति तैयार की जाएगी कि ये जितने भी जो स्ट्रैटेजिक एरियाज हैं वहाँ पर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ पर ये स्ट्रैटेजिक सड़कें बना रही है, सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी सड़कें बन रही हैं वहाँ पर आर्मी को अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए एक ऐसे दौर में। तो इन सारी बातों को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन फिलहाल चाइना के जो मिजाज हैं वो थोड़ा सा बदले हुए हैं, लेकिन हाँ, चाइना पे आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप इतिहास उठाकर देख लें तो चाइना अक्सर देखा गया है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। तो फिलहाल भारत ने अपनी तरफ से ये मैसेजिंग कर दिया है कि वो हर तरीके की लड़ाई के लिए इस समय तैयार है। जहां तक अमेरिका की मध्यस्थता का सवाल है, अभी इस पर भारत की कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अपने आप में जो एक डिप्लोमेटिक मैसेजिंग होती है वो भारत ने ज़रूर कर दी है। लेकिन अब ये स्टैंड ऑफ कितने दिन चलेगा, इस पर हो सकता है कि अभी शी जिनपिंग की क्या प्रतिक्रिया आएगी या चाइनीज़ फॉरेन स्पोक्स पर्सन की तरफ से कुछ और प्रतिक्रिया आती है, इस पर अब निगाहें गड़ी होंगी। लेकिन जो ये अगले 3 दिनों तक ये जो आर्मी कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इस पर नज़र बनाकर रखने की बहुत ज़रूरत है। उसमें देखना होगा कि किस तरीके के स्टेटमेंट्स आर्मी की तरफ से आते हैं, क्योंकि उनको ही वहाँ पर पहल करनी होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस समय एक्चुअली इंडिया के कंट्रोल में है, ये भारत ने बिल्कुल बता दिया है। जहाँ तक पैंगोंग लेक जो ईस्टर्न लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पर जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसको लेकर, तो इस पर हमारी नज़रें बनी होंगी। लेकिन इस पर आपको क्या कहना है, आपके यूट्यूब कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। अब आइए दूसरी खबर की ओर चलते हैं जो कि महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आधिकारिक निवास पर सहयोगियों के साथ आज एक बैठक हुई और बैठक में मौजूद राजनीतिक परिस्थिति को लेकर चर्चा हुई। पिछले 3 दिनों से बीजेपी लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। तो आपने देखा था कि अभी हाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने वहाँ पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करी। नारायण राणे वो वहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको मिलकर आए। उन्होंने कहा कि जो कोविड की महामारी है उससे निपटने में महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है वो बिल्कुल असक्षम है और बिल्कुल टैकल नहीं कर पा रही है और चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, इसलिए वहाँ पे सेंट्रल रूल होना चाहिए। उसके बाद लेकिन समय समय पर इस बात को लेकर काफ़ी राजनीति हुई है। मेमोरेंडम्स प्रेजेंट किए गए हैं, तहसीलदारों को दिया गया है मेमोरेंडम और कलेक्टर्स को मेमोरेंडम दिए गए हैं कि किसी तरीके से महाराष्ट्र को बचाया जाए। तो एक तरीके से जो राजनीतिक हीट है उस पर बिल्कुल टेम्परेचर्स हाई इस समय हैं और बीजेपी की लगातार इस बात को लेकर मांग रही है कि राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाए। कल जब ये इस तरीके की मीटिंग्स हो रही थी कि उद्धव ठाकरे से शरद पवार मिलने गए, उसके बाद राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया कि नहीं, वो तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार को और डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं है। तो इससे ये अटकलें तेज हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो किसी संकट में है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज सारे एलाइज के साथ, एलाइज यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इन तीनों की एक मीटिंग हुई है। इसे पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कहा जाए या इसे एक रूटीन मीटिंग कहा जाए, क्योंकि अक्सर उद्धव ठाकरे अपने आधिकारिक रेजिडेंस पे मीटिंग बुलाते हैं, मंत्रियों के साथ उनकी मीटिंग भी होती है। लेकिन अब इस पर यह कहना कि वो एक क्राइसिस मीटिंग थी, ये अभी शायद बहुत जल्द होगा। लेकिन हाँ, दोनों तरफ से पॉलिटिकल पॉस्चरिंग इस समय चल रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार की तरफ से हो। दोनों ने टेम्परेचर्स को रेज करके रखा हुआ है। अगर बीजेपी इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि नहीं, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, तो वहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है उसने भी हर तरफ से अपने आप से चीज़ों को क्लियर कर दिया और कहा है कि अस्थिरता बिल्कुल नहीं है और हम हर चीज़ में संभव हैं इस पूरी महामारी को टैकल करने के लिए। तो राजनीति इस समय बिल्कुल चरम सीमा पर है। लेकिन अगर आप बीजेपी का इतिहास उठाकर देख लें
तो किस तरह देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के बाद रातों रात वहाँ पर सरकार बना ली थी। तो ये जो विकास अघाड़ी सरकार है, ये कब स्थिरता से अस्थिरता में बदल जाएगी, बीजेपी कौन सी चाल चलेगी, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है दोनों तरफ से, जैसे मैंने कहा, वो इस समय काफ़ी तेज़ है। और ऐसी राजनीति में आप भी सोच सकते हैं कि कोविड की महामारी को लेकर राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो कितना ध्यान दे रही है महाराष्ट्र पे। इस समय महाराष्ट्र में अगर आप केसेस देखें तो 55,000 से ऊपर का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। बहुत ही वहाँ पर भयावह स्थिति है। लेकिन राजनीति करने से कोई भी बाज नहीं आ रहा है, चाहे वो विकास अघाड़ी की सरकार हो चाहे इधर बीजेपी हो। पॉलिटिकल पॉस्चरिंग से इस समय कोई नहीं दूर हट रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि महामारी के ही बहाने सही, लेकिन हम राजनीति करके कम से कम रेलिवेंट तो हैं। तो इस पर आप कमेंट करिएगा, आप बताइएगा कि आपका इस खबर पर क्या सोचना है। आइए अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं। कोरोना के आंकड़े और मौजूदा स्थिति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के कोरोना संकट पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हैं और देश विरोधियों के साथ मिले हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना को लेकर सरकार की सारी रणनीति फेल है। अगर आपको ध्यान हो तो कल ही राहुल गांधी ने कहा था फेलियर, लॉकडाउन बिल्कुल फेल हो चुका है, सरकार के पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है, सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, चाहे वो रेल हो चाहे ट्रांसपोर्ट हो, लेकिन क्या रणनीति है, क्या ओपन पॉलिसी है, इसको लेकर सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। अभी तक हमने देखा था कि टीवी चैनल्स पर बहुत ही जूनियर स्पोक्स पर्सन्स बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव देश में बना दिया। क्योंकि अभी तक जो इम्प्रेशन था, और मीडिया भी इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सही समय पर लॉकडाउन को लेकर निर्णय लिया, सही समय पर लॉकडाउन लगाया गया। और लेकिन हाँ, मीडिया ने इस बात को क्वेश्चन नहीं किया कि 4 घंटे का ही टाइम क्यों लगाया गया। मीडिया ने सवाल इस पर नहीं उठाए कि प्रवासी मजदूरों का क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन और कोविड रिलीफ पैकेज क्यों ना काफ़ी है। इन सारे सवालों को राहुल गांधी ने जिंदा रखा है। तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक विन विन सिचुएशन है। एक ऐसे समय में जब कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि वो बिल्कुल डायरेक्शनलेस पार्टी है, उसके लीडर्स ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, तो कम से कम राहुल गांधी ने अपनी जूम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इस बात को कह दिया कि उनमें ये क्षमता है कि वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना सकें जो कि एक मुंहतोड़ जवाब होगा बीजेपी के लिए। तो आज केंद्रीय मंत्री, जो हैवीवेट मंत्री माने जाते हैं, रविशंकर प्रसाद, वो उतरकर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और देश के लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं और देश विरोधी बातें कर रहे हैं। तो ये एक बीजेपी का एक स्टैंडर्ड आंसर रहा है, क्योंकि अगर आप पैटर्न उठाकर देख लें तो बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई बोलता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो उसके खिलाफ केसेस हो जाते हैं, या उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, या उसे कहा जाता है कि वो एंटी नेशनल है। तो उसी तर्ज पर रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से वही बातें करी हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन रविशंकर प्रसाद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो 10% ऑफ द जीडीपी का जो कोविड रिलीफ पैकेज है वो 1% क्यों है। उसका ब्रेकअप रविशंकर प्रसाद आज भी नहीं दे पाए लोगों को, और इस बात के लिए भी उनके पास कोई जवाब नहीं है कि 4 घंटे का समय क्यों दिया गया प्रवासी मजदूरों को। प्रवासी मजदूरों को अगर सरकार सही समय पर डिसीजन ले लेती तो शायद उनको इस तरीके की जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता। तो एक स्टैंडर्ड जवाब लेकर रविशंकर प्रसाद आए, और इस महामारी के बीच में भी जो राजनीति देखी गई है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस अपनी तरीके से अपनी तरफ से रेलिवेंट रहना चाहती है, क्योंकि ऑपोजिशन इस समय बिल्कुल निल हो चुका है, ऑपोजिशन सवाल नहीं खड़े कर रहा है। तो कांग्रेस ये सवाल खड़े करके ऑपोजिशन को जिंदा रख रही है। अब वो बात दूसरी है कि जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस समय कांग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और जो 22 पार्टीज़ की जो मीटिंग भी हुई थी उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ कड़े सवाल नहीं खड़े किए गए, और इस बात को नहीं उठाया गया कि अगर सरकार फेल हुई है तो उसकी एक ठोस रणनीति क्या होनी चाहिए। उन सारी बातों पर कोई गौर नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है वो एक स्टैंडर्ड जुमले वाला जो आंसर होता है वो रविशंकर प्रसाद ने दिया है। तो फिलहाल कोविड की महामारी किधर जा रही है, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है, नंबर्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भी, अब सरकार इन बातों का जवाब देना ही नहीं चाहती है। सरकार की एक ही रणनीति ऐसा लगता है अब हो गई है कि 31
मई को जब लॉकडाउन खत्म होगा तो सारी चीज़ें खोल दी जाएंगी। अब इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को इस कोविड की महामारी से कैसे बचाएं। सरकार समय समय पर ये बोलती ही हुई आई है कि अब कोरोना वायरस से आपको ही निपटना है, उसके साथ रहने की आप आदत डाल दीजिए। तो ठीक है, आप कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डाल लीजिए, ऐसा सरकार भी कह रही है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल है, उनकी राजनीति चलती रहेगी, उनकी राजनीति की जो दुकान है वो चमकती रहेगी। तो आप राजनीति का मजा लीजिए, लेकिन सरकार को इस बात की सुध नहीं कि आप कोरोना वायरस से कैसे निपटेंगे, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, लोग कैसे अपने काम पर वापस लौटेंगे, इकोनॉमी का क्या होगा, आपकी जो खोई हुई जॉब्स हैं वो आपको वापस कैसे मिलेंगी। इसके जवाब, इन सारे प्रश्नों का शायद जवाब हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। और इसी तरह से मैं आपके लिए रोज़ नैरेटिव लेकर आऊँगी कि बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, लेकिन क्या हमें इन बातों का सोल्यूशन मिलेगा, इस पर आप कमेंट करिएगा। आपके यूट्यूब कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और मैं अपनी अगली खबर की ओर चलती हूँ। कामगार मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अपने फैसले से पलट गई है। मजदूरों को दूसरे राज्यों में काम करने के लिए राज्य सरकारों को उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि अगर किसी को मजदूरों की ज़रूरत है तो उससे पहले राज्य सरकार से इजाज़त लेनी होगी। तो अगर आपको ध्यान हो कि योगी आदित्यनाथ ने संडे को एक वेबिनार में हिस्सा लिया था और उस वेबिनार में उन्होंने कहा था कि इतने सारे मजदूर यूपी के दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, तो अब अगर उन्हें जाना होगा तो जिन राज्यों में वो मजदूर काम करने जा रहे हैं उन राज्य सरकारों को यूपी की सरकार से परमिशन लेना होगा। उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, बहुत सारे रिएक्शंस आए, जिसमें ये कहा गया कि योगी सरकार ये सोचती है कि जो मजदूर हैं, जो कामगार मजदूर हैं, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि अगर उनका मन आएगा तो वो परमिशन देंगे, उनका मन नहीं आएगा तो परमिशन नहीं देंगे। जिसकी जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी इस बात को कहा कि अगर वो परमिशन की बात करते हैं तो हम भी महाराष्ट्र सरकार से भी इस बात की परमिशन लेनी होगी कि वहाँ के जो मजदूर हैं वो यहाँ पे काम करें या ना करें। उसके बाद एक बहुत बैड पब्लिसिटी हुई। योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर में ज़रूर इस बात को बोल दिया, एक अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाने के लिए, पॉलिटिकल सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, जो एक योगी आदित्यनाथ की अभी तक आदत रही है कि वो कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो जानबूझकर बोला जाए या पॉलिटिकल पॉस्चरिंग को दिमाग में रखकर वो कहें, वो हमेशा इन बातों को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंकली बोल देते हैं। लेकिन एक बैड पब्लिसिटी हुई, जिसके बाद अब जो एक माइग्रेंट कमीशन बनाने की बात हो रही थी, यानी कि श्रमिक कल्याण आयोग बनाने की बात हो रही थी कि जिसमें जो मजदूरों की स्किलिंग है उसकी मैपिंग होगी, उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात कही जाएगी, तो उसमें बायलॉज बनाने की बात कही गई थी। तो उन बायलॉज में एक क्लॉज है, यानी कि प्रायर परमिशन का, पहले से जो परमिशन लेने का जो क्लॉज है, अब योगी सरकार ने देर आए दुरुस्त आए इस बात को लेकर फैसला किया है कि वो जो प्रायर परमिशन का जो क्लॉज था वो अब उन बायलॉज का हिस्सा नहीं बनेगा। एक बड़ी राहत है लोगों के लिए और बाकी राज्य सरकारों के लिए भी, जहाँ पे यूपी जैसे राज्यों के जो मजदूर हैं वो अलग अलग राज्यों में काम करने जाते हैं, तो कम से कम यूपी की सरकार से उन्हें परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल फ्रीडम की भी यहाँ पर बात आती है। लेकिन रही बात ये श्रमिक कल्याण आयोग की, तो अब ये देखना होगा कि अब योगी सरकार इस श्रमिक कल्याण आयोग को क्या रूप देते हैं, उनके बायलॉज में क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब इसको लेकर भी बहुत सारी राजनीति होगी, क्योंकि 26 लाख ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो इस समय यूपी में वापस गए हैं। अब क्या वो वापस काम पर जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र एक ही नहीं, एक राज्य नहीं बल्कि बहुत सारे राज्य हैं जहाँ से मजदूर वापस लौट कर आए हैं, तो इन मजदूरों को क्या सहूलतें मिलेंगी यूपी की सरकार से। अगर वहाँ की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं तो बाकी राज्यों में वापस वो मजदूर काम करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो चुनौतियाँ एक नहीं बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल एक राहत है कि योगी सरकार ने अपनी गलती को माना और गलती को मानने के तहत उन्होंने जो प्रायर कंसेंट का क्लॉज था, प्रायर परमिशन का जो क्लॉज था, उसे गिरा दिया है। तो देर आए दुरुस्त आए योगी सरकार, लेकिन योगी जी क्या कुछ कह देते हैं, कब कह देते हैं और किस मंशा से कहते हैं ये किसी को पता नहीं, और हमसे और आपसे बेहतर शायद ही कोई इस बात को जानता हो। तो नज़र बना के रखेंगे कि योगी जी का अगला स्टेटमेंट क्या होगा। लेकिन फिलहाल योगी जी ने एक बड़ी रिलीफ दी है, इस पर आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अब आखिरी खबर की ओर चलते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने चेतावनी दी है। ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को फ्लैग करते हुए फैक्ट चेक की चेतावनी दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को वार्निंग दी है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। ट्रंप ने इसे अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में दखल करार दिया गया है। तो लोग ताजुब कर रहे हैं आज कि ट्विटर ऐसा जो प्लेटफॉर्म है, आज उसने इतना बड़ा कदम कैसे ले लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट लिखा और उस ट्वीट के आगे एक ब्लू वार्निंग आ गई। और वार्निंग ये कि जैसे ही आपने वो लिंक क्लिक किया और वो वार्निंग आती है तो आपको एक ट्विटर मोमेंट्स पेज पर वो लिंक लेकर जाता है और जिसमें ये बताया जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ट्वीट लिखा है वो अनसब्सटैंशिएटेड है, वो इनकरेक्ट है, इसलिए आप फैक्ट चेक करें। यानी कि उसे हटाया नहीं गया, डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन एक वार्निंग दे दी गई है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स के साथ ये हो सकता है तो विश्व के बड़े बड़े कितने लीडर्स हैं जो आज ट्विटर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। उसमें से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, बाकी देशों के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट्स हैं। तो उन सब के लिए आज एक बड़ी सीख का समय है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को फ्लैग कर सकता है ट्विटर, तो आज किसी का भी ट्वीट फ्लैग हो सकता है। लेकिन आज हमें समझना ये है कि ट्विटर ने ये एक बड़ा कदम क्यों उठाया। ये अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने ये बात कही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था? उन्होंने ये लिखा, देयर इज नो वे दैट द मेल इन बैलेट्स विल बी सब्सटैंशियली फ्रॉडुलेंट, मेल बॉक्सेस प्रिंटेड विल बी रॉब्ड, बैलेट्स विल बी फॉर्ज्ड illegally and signed. Governor of California sending ballots to millions of people. This will be a rigged election. तो वहाँ जो कैलिफोर्निया में इस समय जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर कहा गया था कि जो मेल इन बैलेट्स हैं वो लोग भेजेंगे और मेल इन बैलेट्स का जो एक सीक्वेंस है वो बहुत समय से वहाँ पर एक इसका प्रचलन है। लेकिन अभी कोरोना की महामारी के चलते इस चीज़ को उन्होंने ट्वीट किया और ट्विटर जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो ट्विटर की तरफ से एक फ्लैग वार्निंग आ गई। उसमें कहा गया कि ये गलत है, यानी कि मेल इन बैलेट्स विल नॉट लीड टू अ रिग्ड इलेक्शन, यानी कि वो उस इलेक्शन की रिगिंग नहीं होगी, यानी कि जो चुनाव है वो अनफेयर तरीके से नहीं होगा, ऐसा ट्विटर ने कहा है। और ये भी आपको बता दें कि एक बार आपको ध्यान हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप तो आए दिन अपने ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं। कभी उन्होंने 2017 में एक ट्वीट लिखा था, फिर कभी रेसिस्ट इंटेंशन से वो कोई ट्वीट लिखते थे, फिर वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स के बारे में उन्होंने ट्विटर पर हमला बोला है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट्स हैं उसको लेकर अमेरिका के विद इन जो लीडरशिप है, यानी कि अमेरिकी लीडरशिप के कई नेता इस बात को लेकर कह चुके हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, उसे हटाने का काम किया जाए या फैक्ट चेक किया जाए। इस चीज़ को लेकर बहुत समय से डिमांड चल रही है और आज ट्विटर ने पहली बार ऐसा किया है। लेकिन ट्विटर की क्या मजबूरी थी? ट्विटर ने ये कहा कि कोविड-19 को लेकर अगर कोई भी ऐसा अनसब्सटैंशिएटेड ट्वीट आएगा तो वो उसको फ्लैग करेंगे, उस पर वार्निंग लगाएंगे और उसे हटा भी सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को हटाया नहीं गया है लेकिन वार्निंग ज़रूर दे दी गई है। और ये किस लिए किया ट्विटर ने? ट्विटर ने इसलिए किया क्योंकि उनकी एक पॉलिसी में चेंज आया है, क्योंकि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन जो कैंपेन चल रहा था उसको काउंटर चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता था, इसलिए ट्विटर के जो CEO है जैक डॉर्सी, उन्होंने ये एक रिफॉर्म मेजर वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि इस तरीके की जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हम काउंटर चेक करेंगे। तो ये एक बड़ा कदम है और ट्विटर ने अगर किया है तो बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अब उनकी क्या पॉलिसी होगी उस पर भी नज़र बनाकर रखनी है। लेकिन जहाँ तक ट्विटर और डोनाल्ड ट्रंप का संबंध है वो बिल्कुल लव हेट रिलेशनशिप वाला एक संबंध है, क्योंकि समय समय पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं जिसपे कि ट्रंप ने कुछ कहा, फिर ट्विटर ने कुछ जवाब दिया। ट्विटर पर बहुत सारे एड्स होते थे, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंश्योर किया कि उन एडवर्टाइजमेंट्स को विड्रॉ किया जाए, पुल आउट किया जाए। तो ये जो तनातनी की जो रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप की और ट्विटर की, ये बहुत समय से चल रही है। लेकिन एक रिफॉर्म पॉलिसी मेजर के तहत जो ट्विटर ने आज फ्लैग वार्निंग्स इशू की हैं वो अपने आप में विश्व के जितने भी नेता हैं उनको लेकर आज एक बड़ा सबक मिला है कि कोई भी अनसब्सटैंशिएटेड ट्वीट आप नहीं लिख सकते हैं। तो इन सारी खबरों के ऊपर आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट अपने लिखिएगा और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसा लगा हमारा विश्लेषण, और इस पर ज़रूर हमें बताइएगा। और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आपसे कल फिर मुलाकात होगी 5 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।
है।